तो आज तुम्हारे पास नेक्स्ट वाला टॉपिक है अपना जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो। कल अपा ने अपने पास अकाउंटिंग प्रोसेस समझा था। तो ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है अपना किसके जैसा होता है ये पता लग गया था। जैसा तुम लोगों के पास क्या होता है, स्कूलिंग का सिस्टम होता है कि स्कूलिंग में अगर तुम लोग अपने पास अपनी बुक ले जाना भूल जाओ तो तुम लोग क्या करोगे कि सबसे पहले जो नोटिंग है किसके ऊपर करोगे, पेजेस के ऊपर, फिर रफ कॉपी, फिर फेयर कॉपी, फिर नोट्स बनाओगे। उसी के जैसे सिस्टम होता है किसका, अकाउंटिंग प्रोसेस का। कि सबसे पहले तुम लोग अपने पास अकाउंट्स में क्या बनाते हो, वाउचर, वाउचर के बाद जर्नल, जर्नल के बाद जर्नल का डेटा किधर उतरेगा, लेजर, लेजर से क्या बनेंगे, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से क्या बनेगा, फाइनल अकाउंट्स। ठीक है। सो ये सारा हमारे पास चीज़ें थी। अब इसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनती है कितने तरीके से बनती हैं, दो, एक किससे, मैनुअल तरीके से और एक कंप्यूटराइज तरीके से। कंप्यूटर में तुम्हें क्या खरीदना होगा, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर खरीद के इंस्टॉल करो। तुम लोग जर्नल एंट्री करना या वाउचर डाल देना, वो बाकी सारा काम खुद कर देगा, कहाँ तक, फाइनल अकाउंट बनाने तक का। बट अगर तुम लोग मैनुअल अकाउंटिंग करने लग गए तो सारा काम तुम्हें खुद करना है, जर्नल भी खुद बनाना है, लेजर भी खुद बनाना है, सो ऑन। ठीक है। आज जैसे ऐसे समझ लो कि जैसे चैट जीपीटी आ गया ना, तो चैट जीपीटी को तुम लोग अपने पास, तुम्हारे टीचर को असाइनमेंट दे, तुम लोग वही असाइनमेंट किसको चेप दो, चैट जीपीटी को जी, तो तुम्हें असाइनमेंट तैयार करके दे देता है। ठीक। बिल्कुल वैसा सिस्टम होएगा कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर वाला। तो अभी आज चैट जीपीटी से असाइनमेंट बनवाना ईजी या अपना हैंड रिटन। ठीक है, तो ये बढ़िया तरीका है। नेक्स्ट आता है आपके पास बिजनेस ट्रांजेक्शन में दो तरीके की ट्रांजेक्शन होंगी तुम्हारी। एक में फाइनेंशियल नेचर की होंगी और एक नॉन फाइनेंशियल। कौन सी अपने को रिकॉर्ड करनी है, सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा वो अपने को रिकॉर्ड नहीं करनी। और ये तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग 5 स्टेप्स इन अकाउंटिंग प्रोसेस। अब सबके पास बुक्स हैं तो अपने बुक में चैप्टर में चेक कर लो। जो तुम लोगों का पास है चैप्टर नंबर 4 है, उसमें पहले पेज पे तुम्हें बॉक्सेस में 5 स्टेप्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, चैप्टर नंबर 4। मिल गए अग्रिम अपने पास। चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग प्रोसेस या बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मानिए अपने को मिल गया। अग्रिम अपने को मिल गए या नहीं मिले। ठीक है। सो कल तुम्हारे पास ये हो गया था। अब उसके बाद चेक करोगे नेक्स्ट पेज पे तुम्हें ये जहाँ पे तुम्हारे पैरास पूरे हो रहे हैं उसके बाद स्टार्ट हो रहेगा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब ये जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ये अब थोड़ा सा उससे कल जो पढ़ा था उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो अपने पास इसको समझते हैं अब। तो नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के लिए अपने को किसी भी खर्चे का ड्यू और पे होना, दो अलग अलग इवेंट को समझना पड़ना है। कभी भी हमारे पास जिंदगी में अगर कोई खर्चा होता है ना तो पहले ड्यू होता है, फिर अपन उसको क्या करते हैं, पे करते हैं। अब तुम्हें जिंदगी में कभी ये ड्यू होना या ये चीज़ नहीं बताई जाती तो उसको आज थोड़ा सा अच्छे से समझियो। तो अपने पास अगर अपन जिंदगी में कोई भी एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं, खर्चे। कोई भी खर्चा, इसके दो इवेंट होते हैं। एक इवेंट होता है इसका ड्यू होना और एक इसका पे होना, ड्यू एंड पेड। ठीक है। सो अभी मान लो कि तुम लोगों ने अपने पास क्या करा, तुम लोग एक रेस्टोरेंट गए, रेस्टोरेंट में जाके तुमने कुछ फूड ऑर्डर करा। क्या फूड ऑर्डर करते ही तुम्हारा उस एक्सपेंस को पे करने की लाइबिलिटी बन गई। फॉर एग्जाम्पल तुमने 1000 का जो फूड है ऑर्डर करा, जैसे ही तुमने ऑर्डर करा क्या लाइबिलिटी बन गई तुम्हें पे करने की, तुम्हारी ऑब्लिगेशन 1000 पे करने की तैयार होगी, अग्रिम। बिल्कुल भी नहीं। सो इसमें दोनों गलत हो, दोनों का आंसर आया है कि पे करने की लाइबिलिटी आ गई नहीं जी, अभी नहीं आई। अब तुम्हारे ऑर्डर करने पे तुम लोग वहां पे वेट करोगे, खाना बनेगा,
खाना बनने के बाद तुम्हें सर्व किया जाएगा। जैसे ही तुम्हारे टेबल पे आके वो डिशेज रख दी जाती हैं, तुम्हारे लिए बन गई और तुम लोगों के पास ला के रख दी जाती हैं, अब वो खर्चा क्या हो गया जी? ड्यू। तुम लोग चाहे उसको खाओ चाहे ना खाओ जी, अब तुम्हारे लिए बन चुका है, तो अब तुम्हारी ऑब्लिगेशन बन गई उस खर्चे को पे करने की। तुम लोग उस खाने को कंज्यूम करते हो एंड कंज्यूम करने के बाद फाइनली काउंटर पे जाके पे कर देते हो। क्लियर? क्या दोनों चीजें, अब बताओ, ड्यू होने के और पे होने के बीच में कितना फर्क रहेगा इस खर्चे के ड्यू और पे होने में? 5-10 मिनट का डिफरेंस रहेगा कि कोई 5-10 महीने का? 5-10 मिनट का, इतने में कंज्यूम कर लेंगे, कंज्यूम करने के बाद अपना पे कर देंगे जी। क्लियर? अब तुम लोग बताओ कि अगर आज अपने पास जो डेट है अपने पास होगी 11 अप्रैल, तुम लोगों ने आज अगर रेस्टोरेंट गए तो कोई खर्चा 11 अप्रैल को ड्यू हुआ और 11 अप्रैल को ही क्या हो गया जी? पे। ठीक है, मतलब ये काम सेम डे पे हुआ। क्या तुम्हारी जिंदगी के हर एक खर्चे सेम डे पे ही ड्यू और पे होंगे या कुछ फर्क हो सकता है? फर्क हो सकता है ना। अभी तुम लोग क्या करते हो, अपने मोबाइल का रिचार्ज लगवा लो जी। तो ये अपा अपने पास अपा बोल देती है कि ये अपने ना कोई लंच एक्सपेंस हो गया जी, अपा रेस्टोरेंट वगैरह गए, अपन ने लंच करा, तो ये लंच एक्सपेंस हो गया। 11 को ड्यू हुआ, 11 को ही अपन ने पे कर दिया। अब आते हैं जी नेक्स्ट। तुम लोगों के पास एक मोबाइल कनेक्शन होगा जी, और वो मोबाइल सबके पास कौन सा होएगा? प्रीपेड मोबाइल होगा जी। इसमें तुम लोगों का खर्चा ड्यू कब होता है और तुम लोग कब करते हो, ये बताओ। अब तुम लोग अगर आज एक को रिचार्ज करवा रहे हो, तो तुमने एक 3 महीने के रिचार्ज के लिए क्या करा, आज पेमेंट कर दी, तो खर्चा पे 11 तारीख को हो गया। बट तुम लोगों के पास ये खर्चा ड्यू कब होगा? नेक्स्ट 3 मंथ्स में। अगर तुमने 3 मंथ्स का रिचार्ज करवाया है, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में तुम लोग कॉलिंग करते जाओगे, इंटरनेट कंज्यूम करते जाओगे, जैसे जैसे कंज्यूम कर रहे हो तो वैसे वैसे तुम्हारा खर्चा क्या हो रहा है? ड्यू। तो कोई खर्चा ड्यू कब होता है? जब तुम लोग उसका बेनिफिट क्या कर जाते हो? कंज्यूम कर जाते हो। ठीक है। पे कब करते हो? डिपेंड करता है, कोई खर्चे तुम लोग ड्यू होते ही पे कर देते हो, कोई ड्यू होने से पहले, कोई ड्यू करने के बाद। ये बात क्लियर है? अग्रिम। अब तुम लोग मेरे को एक और सिनेरियो बताओगे। तुम लोगों के पास कोई दुकान या मकान है किराए पे देने के लिए। तुमने एक किराएदार को बोला कि भाई ये हमारी जो दुकान या मकान है इस पे किराए पे रह लो। ठीक है। हर एक 1 तारीख को तुम्हारा किराया ड्यू हो जाएगा एंड 5 तारीख को मैं लेने आया करूंगा पैसे, मैं अपने पैसे लेके जाया करूंगा जी। ठीक है। तो अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुमने बोला कि 1 तारीख को हमारा किराया ड्यू हो जाया करेगा, 5 तारीख को मैं लेने आया करूंगा। ठीक है। अब ये जो रेंट है, बताइए ड्यू कब हो रहा है? ड्यू हो रहा है 1st ऑफ एवरी मंथ। बट पे कब हो रहा है? 5th ऑफ एवरी मंथ। अब क्या किराए का ऐसे सिस्टम होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है जी। तो ये कुछ एग्जाम्पल मेरे समझ है। इसमें मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ कि जिंदगी में कोई खर्चा तुम्हारा एक पहले ड्यू होता है और फिर उसका क्या करते हैं, अपना पेमेंट करते हैं। क्लियर हो गई ये बात? हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लगा हुआ है। हम लोग पहले यूनिट कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, फिर उसका एक रिकॉर्डिंग होने के बाद बिल आता है 2-2 महीने बाद। वो बिल की एक ड्यू डेट दी होती है। ड्यू डेट तक उसको क्या करना होता है? पे करना होता है। वो जैसे ही ड्यू होता है पर उसी दिन क्या कर देते हैं, उसको पे कर देते हैं। ये बात क्लियर है? तो उस बिजली के बिल से याद रखना कि हर एक खर्चा पहले जिंदगी में क्या होता है, ड्यू, फिर हम लोग उसकी क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। अगर आपने उसी दिन पेमेंट कर दी तो उसको इमीडिएट बेसिस पे पेमेंट बोला जाएगा। अगर आपने ड्यू होने के बाद पेमेंट करी है तो पेमेंट आफ्टर ड्यू बोला जाएगा। एंड अगर ड्यू होने से पहले कोई खर्चा पे कर दिया तो उसको प्रीपेड बोला जाता है। जैसे तुम लोग अपने मोबाइल का क्या करते हो, ड्यू होने से पहले पे करते हो कि बाद में? पहले, इसीलिए उसको प्रीपेड कनेक्शन बोला जाता है। बट एक पोस्टपेड कनेक्शन भी आता है, उसमें क्या करना है, पहले बातें करनी है, फिर उसके बाद बिल आएगा वो पे करना। तो इसीलिए उसको पोस्ट पेड कनेक्शन बोलते हैं कि पहले बेनिफिट कंज्यूम करो सर्विसेज का, उसके बाद पैसा पे करना है। बात क्लियर होगी? अग्रिम अपने को क्लियर है ये?
ठीक है। अब देखो कि तुम्हारे पास कोई भी खर्चे के टाइम पे कितने इवेंट हो गए, दो हो गए ना। एक उसका क्या होना, ड्यू होना, और एक उसका क्या हो गया, पे होना। तो किसी भी खर्चे से रिलेटेड ये दो बातें होती हैं। अभी तो मैंने ये एग्जाम्पल बताया, अब तुम लोग क्या कर लोगे, अपने पास इसको दोबारा से फिर लिख लोगे। इवेंट्स रिलेटेड टू एन एक्सपेंस और इनकम। जिंदगी में अगर हमें कोई भी इनकम या हमें कोई एक्सपेंस होगा, इंकर होगा, तो उसके कितने इवेंट होंगे, दो। एक उसका क्या होना, ड्यू होना, और एक उसका पे होना। ड्यू होने का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन टू पे आ गई है ये। और एक तुमने उस खर्चे की एक्चुअल में क्या करी है, पेमेंट करी है। अब मेरा तुमसे एक कहना है कि एक ऑब्लिगेशन टू पे कब होती है किसी खर्चे की, व्हेन बेनिफिट्स आर कंज्यूम्ड। व्हेन बेनिफिट्स आर कंज्यूम्ड। ठीक है। अब तुम लोग क्या करें कि तुम लोग एक रेस्टोरेंट गए, तुमने खाना ऑर्डर किया, जब खाना खा लोगे, कंज्यूम कर लोगे, तब वो खर्चा क्या हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा। फिर उसके बाद काउंटर पे जाके उसकी क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे। बिजली का बिल पहले ड्यू हो जाता है, फिर उसके बाद अपा क्या करते हैं, पे करते हैं। ये बात क्लियर दोनों को। ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास क्या होता है, मुझे तुम लोगों से पूछना है कि बताओ कि अगर मेरा कोई खर्चा है बिजनेस में, ठीक है, तो वो खर्चे के मैं ड्यू वाले दिन और पेमेंट वाले दिन दोनों दिन बुक्स में कोई एंट्री करूं, या एक दिन ही कर दूं तो चल जाएगा। हम्म, किसी भी एक दिन कर दे तो चल जाएगा। किसी भी एक दिन। अब एक सिंपल सी चीज है, मैंने अगर आज मान लो कि अपनी एसी की सर्विस करवा ली, ठीक है, और एसी की सर्विस वाले को बोला कि भैया पैसा कल लेके जाइयो, तो अब यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिख लोगे, एसी सर्विस ऑन 11th ऑफ अप्रैल। ये मेरे बिजनेस का खर्चा है। अगर मेरे बिजनेस का खर्चा है ना तो मेरे बुक्स में आएगा। मैंने एसी की सर्विस करवा ली, तो जैसे ही बंदा इसको एसी को सर्विस करके जाएगा तो मेरे पैसे ड्यू हो गए कि नहीं, बिल्कुल है जी, मेरा खर्चा ड्यू हो गया। मैंने उस बंदे को बोला भाई एक दिन मैं एसी चला के देखूंगा, अगर मेरे को कोई कमी पेशी लगी तो मैं कल कंफर्म करूंगा, and अगर सब कुछ ठीक हुआ तो कल पेमेंट करूंगा जी। अब पेमेंट बताओ कब होगी, पेमेंट अगर मैं कल कर रहा हूं तो पेमेंट होगी कब, 12th ऑफ अप्रैल को। ठीक है। अब देखो जी, तुम्हारे पास ना दोनों ऑप्शन होते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि भैया मैं 11 की तारीख को बुक्स में रिकॉर्ड करूं कि नहीं करूं, 12 तारीख को करूं कि नहीं करूं, दोनों को करूं कि एक को करूं, तो तुम्हारा आंसर था सर एक को भी कर लेंगे तो चलेगा जी। एक्चुअल में हमारे पास दोनों चीजें होती हैं जी। हमारे पास एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, वहां पे आप सिर्फ तब एंट्री करो जब आपकी जेब में से कैश आया या गया। ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, ओनली कैश पेमेंट वाले दिन एंट्री करोगे। बट अगर आप कौन सा सिस्टम फॉलो करते हो, कैश सिस्टम। ठीक है। बट अगर आपने अक्रूवल सिस्टम फॉलो करा तो एक और सिस्टम होता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दूसरा, जिसको बोलते हैं अक्रूवल सिस्टम। उसमें आप 11 तारीख को भी एंट्री करोगे और 12 तारीख को भी एंट्री करोगे। क्लियर हुआ। तो अभी तुम्हारे पास कितने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, एक होता है अपने पास अक्रूवल, और दूसरा कौन सा होता है, कैश बेसिस। अक्रूवल बेसिस में आप क्या करते हो, आप ड्यू वाले दिन भी एंट्री करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, और 12 तारीख को भी एंट्री करोगे। अक्रूवल बेसिस में मतलब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 11 तारीख को क्या लिखूंगा, कि भाई मैंने एसी की सर्विस करवा ली और मेरे को उसके 500 रुपए किसी को देने हैं। 12 तारीख को मैं बुक्स में क्या लिखूंगा जी, कि भैया मैंने पेमेंट कर दी एसी वाले की। क्लियर, हिसाब किताब नक्की। अब जब कैश सिस्टम होएगा तो कैश सिस्टम में ना मैं 11 तारीख को कोई एंट्री नहीं करूंगा जी। जब तक पैसा नहीं दूंगा ना मैं तब तक बुक्स में लिखूंगा नहीं जी। अब मैं 12 तारीख को लिखूंगा कि भाई मैंने एसी की सर्विस करवाई और मैंने उसके पैसे दे दिए। समझे दोनों बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या फर्क है। क्लियर होगी बात।
अब मुझे बताओ ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा बेसिस है, अक्रूवल के कैश? अक्रूवल जी, क्यों? बिल्कुल है जी, उसमें दो दो बार लिखना पड़ रहा है, कैश में एक बार लिखना पड़ रहा है। बस यही था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि अगर आपने एक खर्चे के या कमाई के दोनों इवेंट रिकॉर्ड करे तो दैट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड अक्रूवल सिस्टम। अगर आपने सिर्फ एक साइड रिकॉर्ड करी तो वो कैश बेसिस है। समझ आई ये बात? हम्म। सो अब यहाँ पे हिमानी का डाउट आ गया कि सर मैं कैश सिस्टम फॉलो करते हुए इधर भी लिख सकती हूँ या नहीं? नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको इधर भी लिखना है ना तो आप अक्रूवल सिस्टम ही फॉलो करो, ठीक है? और आगे चल के मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर तुमने बड़े लेवल पे काम करना है ना, तुम लोग सीए इंटर लेवल तक जाओगे, तो उस टाइम पे हम लोग कंपनीज की ही बातें करने लग जाते हैं। कंपनी के को अलाउड ही सिर्फ अक्रूवल है, वो कैश फॉलो कर ही नहीं सकते, ठीक है? अब ये सिस्टम होता है जी आपके पास। तो अब यहाँ तक की बात मेरी कंप्लीट होगी। अगर किसी को कोई डाउट है इतने से पैरा में तो मुझे बताओ कि जी किसी भी एक्सपेंस के दो दो इवेंट होते हैं, एक उसका ड्यू होना और एक उसका पे होना। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दोनों दिन एंट्री करोगे तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बट अगर आप सिर्फ कैश पे होने पे एंट्री करोगे तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर यहाँ तक? अग्रिम, क्लियर यहाँ तक? चलो जी, अब एक नया नोट बनाओ कि ये तो मैंने तुम्हें बताया कि खर्चे के इवेंट कौन से होते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक्चुअल में बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कितने होते हैं जी। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो एक्चुअल में अगर तुम्हारी बुक की बात मानी जाए तो देर आर थ्री बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट वन इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सेकंड वन इज अक्रूवल या फिर ड्यू, या फिर इसका तीसरा नाम है मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और नेक्स्ट है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है दोनों का मिक्सचर, कैश प्लस अक्रूवल। ये जो थर्ड वाला है ना, ये तो सबसे ही वाहियात है। मतलब कुछ एंट्रीज आप कैश बेसिस पे कर लो, कुछ अक्रूवल बेसिस पे। इसके बारे में तो तुम्हारी बुक भी जवाब दे गई है जी, उसके बारे में सिर्फ मीनिंग दिया, उसके बारे में आगे कोई डिस्कशन नहीं है। और ये तो लाइफ में फॉलो करना है पॉसिबल ही नहीं है, हाइब्रिड, कि जब दिल करा कैश फॉलो कर लिया, जब दिल करा अक्रूवल बेसिस फॉलो कर लिया। अगर आप 365 दिन बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हो, आपने 100 दिन अक्रूवल फॉलो कर लिया, 100 दिन कैश, ऐसे नहीं चलता। या तो 365 डेज कैश रखो या 365 डेज अक्रूवल रखो, एक करना है, ऐसे नहीं होएगा। तो हाइब्रिड अलाउड ही नहीं है। और मैंने तुम्हें रियल की बात बता दी है, रियल लाइफ में तो कैश बेसिस भी अलाउड नहीं है, ओनली कौन सा, अक्रूवल वाला, ठीक है? अब सबसे पहले तो इन दोनों के मीनिंग लिख लो कि जी इन दोनों के मतलब क्या है जी। सो अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस में कुछ नहीं होता। आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करते हो ना, उसमें कौन कौन से दिन एंट्री करोगे, बस इसको करने के लिए आप एक कसम खा रहे हो जी। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आप कौन सी कसम खाओगे जी? क्या बोलोगे? कि सिर्फ कैश जब आएगा जाएगा तब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी जाएंगी जी। तो इसमें लिखेंगे अपा बिजनेस ट्रांजेक्शंस business transactions are recorded only when there is a receipt or payment of cash। तो कैश बेसिस ऑफ सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड करते हैं जब उस ट्रांजैक्शन की वजह से या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा जी। क्या उधार की ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड होंगी? नहीं जी। तो क्या लिख दें? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड हेयर। क्यों? ये बताइए जरा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे?
क्योंकि उधार के ट्रांजेक्शन में कैश आता जाता नहीं है, इस वजह से वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उधार हमने गुड्स बेचे, गुड्स जाएंगे बट पैसा नहीं आएगा। अगर गुड्स परचेज करें उधार में तो गुड्स आएंगे बट पैसा जाएगा नहीं। और ये कैश बेसिस ऑफ सिस्टम क्या बोलता है, कहते हैं मैं तब तक एंट्री रिकॉर्ड करूंगा ही नहीं जब तक पैसा आएगा जाएगा नहीं। क्लियर हुई बात? अग्रिम अपने को। अब आते हैं नेक्स्ट सिस्टम, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें क्या बोलेंगे अपा, इसमें बोलेंगे जी बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब ये BOA लिखने का मेरा एक एब्रिविएशन रहेगा। BOA स्टैंड्स फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेदर देयर इज कैश रिसीव्ड और पेड और नॉट। तो जी इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन अपा रिकॉर्ड करेंगे चाहे पैसा आए चाहे पैसा ना आए। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में बताऊं मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या लिखूं कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाएंगी कि नहीं? बिल्कुल करी जाएंगी जी। तो यहाँ पे लिखा जाएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर ऑल्सो रिकॉर्डेड along with कैश ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होंगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होंगी जी। अब बताओ कि मुझे इनका मीनिंग समझ आया? ठीक है, सो अभी मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ, तो तुम लोग इसको लिख के एक तो नोटिंग कंप्लीट कर लो, अपनी बुक में से मीनिंग पढ़ो इनके। जो पहला पैरा है उसमें तुम्हें सिर्फ ये बताना है मेरे को कि यहाँ पे जो एक मेन की पैरा है या की सेंटेंस है वो तुम्हें समझ आया कि नहीं। कैश बेसिस के बारे में और अक्रूवल बेसिस के बारे में जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है वहीं से एक सेंटेंस उठा के लिख सकते हो या नहीं? तो ये श्योर कर दो, तुम्हारे रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ अब मैं। हम्म। तो अभी तुम लोगों ने आज अपने पास समझे कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो कितने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं अपने पास? 3। पहला कैश बेसिस, दूसरा अक्रूवल बेसिस एंड द थर्ड वन इज हाइब्रिड बेसिस। ठीक है। और जो कैश बेसिस है उसमें अपन क्या करते हैं, सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं, क्रेडिट की ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। बट इन अक्रूवल बेसिस वी रिकॉर्ड बोथ द ट्रांजेक्शन, कैश एज वेल एज क्रेडिट। और जो हाइब्रिड सिस्टम है, जो सबसे बेकार सिस्टम है, उसमें अपन क्या करते हैं, थोड़ी सी ट्रांजेक्शन कैश के बेसिस पे और थोड़ी सी अक्रूवल के बेसिस पे। ठीक है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चलता है इंडिया में। इंडिया में सिर्फ कौन सा चलता है जी? अक्रूवल बेसिस। अब जो तुम्हारे CUET या तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा रेलिवेंट है उसको स्टार मार्क कर लोगे। तो मेरी एक हैबिट रहेगी क्लास में कि अपन जो चीजें या जो टॉपिक ज्यादा फ्रिक्वेंटली आ रहे होंगे एग्जाम में उनके ऊपर स्टार मार्क कर लेंगे। स्टार मार्क के टाइम पे क्या होगा कि अगर बाई चांस कई बार एग्जाम में हम लोग एक इंट्यूशन करेंगे कि ये पेपर स्टाइल ऑफ पेपर आना चाहिए, उसमें अगर कोई स्टार मार्क वाली चीजें रह गई तो तुम लोग अपने आप से ऐड कर लोगे। ठीक है। तो अक्रूवल बेसिस मेनली करना है, कैश बेसिस थोड़ा सा अपन लीनियंटली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग समझ है? क्लियर? तो ये रीड आउट कर लेने। कल इसके जो मेरिट और डीमेरिट है अपने वो करने हैं। अभी जो तुम्हारी इको वाली क्लास है वो कंटिन्यू करते हैं।